नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और मुंबई के दिल में क्या है में आपका स्वागत है। आज मुंबई में चुनाव प्रचार अब थम गया है। मुंबई के साथ महाराष्ट्र की 19 सीटों पर भी चुनाव प्रचार थम गया और अब 24 तारीख को उस पर वोट डाले जाएंगे। यानी मतदाताओं के पास पूरा एक दिन का समय है शांति से सोचने का कि किसको उनको वोट देना है। लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं कि मुंबई में किस तरीके से दिलचस्प मुकाबले होंगे और 2009 के मुकाबले 2014 में किसका पासा पलट सकता है। मुंबई में 2009 के चुनाव में एनसीपी कांग्रेस ने 6 की 6 सीटों से बीजेपी शिवसेना गठबंधन का सूबड़ा साफ कर दिया था। इस बार भगवा गठबंधन उम्मीद कर रहा है कि मोदी लहर के भरोसे वो मुंबई में अपनी खोई जमीन फिर हासिल कर लेगा। दक्षिण मुंबई में 2 बार के एमपी मिलिंद देवड़ा का मुकाबला शिवसेना के अरविंद सावंत से है। लेकिन 2009 की तरह इस बार भी एमएनएस शिवसेना की उम्मीदों पर यहाँ पानी फेर सकती है। बैंकर से नेता बनी मीरा सान्याल 2009 के बाद दोबारा फिर इस बार आपके टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। साउथ सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के सिटिंग एमपी एकनाथ गायकवाड़ को इस बार शिवसेना और एमएनएस दोनों से चुनौती मिल रही है। बड़े मराठी वोट बैंक के चलते एमएनएस और शिवसेना दोनों ही ये सीट कांग्रेस से छीनने की आस लगाए बैठी हैं। नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में इस बार मुख्य लड़ाई 2 बेटियों के बीच है। कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त के सामने है बीजेपी की पूनम महाजन। समाजवादी पार्टी ने यहां से अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी को टिकट दिया है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर इस बार मुकाबला काफी रोचक है। कांग्रेस एमपी गुरुदास कामत को टक्कर दे रहे हैं शिवसेना के गजानन कीर्तिकर। कामत ने कीर्तिकर को 2009 में हराया था, जिसकी बड़ी वजह थी एमएनएस की वजह से वोट का बंटवारा। इस बार एमएनएस ने एक्टर डायरेक्टर महेश मांजरेकर को मैदान में उतारा है। राखी सावंत ने भी यहां से उतरकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। नॉर्थ मुंबई में संजय निरुपम को एंटी इनकम्बेंसी से जूझना पड़ रहा है। इस लोकसभा सीट पर बड़ी संख्या में गुजराती और उत्तर भारतीय वोटर हैं। ऐसे में बीजेपी के गोपाल शेट्टी संजय निरुपम का विजय रथ रोकने की उम्मीद लगाए हैं। मुंबई के अलावा ठाणे, कल्याण और पालघर में भी 24 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये था मुंबई का हाल। तो काफी पासा पलटने के आसार नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता कमलेश सुतार दक्षिण मुंबई यानी नरीमन पॉइंट से मौजूद है और विकास मिश्रा उपनगरों से मौजूद है, मुंबई उपनगरों से यानी गोरेगांव में मौजूद है। कमलेश, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। 19 सीटों पर मतदान होना है 24 तारीख को और इन 19 सीटों पर राज ठाकरे फैक्टर काफी मैटर करता है। किस तरीके से इस बार मुंबई के लोग देख रहे हैं और कितना असर पड़ सकता है राज ठाकरे फैक्टर का? जी साहिल, जिस 19 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें जो शहरी इलाके हैं, उन शहरी इलाकों में पिछले बार एमएनएस की वजह से ही शिवसेना और भाजपा को बड़ा नुकसान सहना पड़ा था। जिन सीटों पर 24 तारीख को चुनाव हो रहे हैं उनमें मुंबई के सभी 6 के 6 चुनावी क्षेत्र, इसके अलावा ठाणे, कल्याण, पालघर, नासिक जैसे चुनावी क्षेत्र है जहां पर एमएनएस का वर्चस्व है। पिछली बार इन सब सीटों पर एमएनएस की वजह से ही शिवसेना को नुकसान हुआ था और इस बार राज ठाकरे ने बीजेपी के अगेंस्ट मुंबई में कोई कैंडिडेट खड़े नहीं किए। मुंबई की जो 6 सीटें हैं उनमें 3 जो शिवसेना की सीटें वहां पर उन्होंने शिवसेना के उम्मीदवार के खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए। तो पूरी तरह से एनडीए को तो नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि शायद शिवसेना की वोटों में राज ठाकरे सेंध लगाए मुंबई में, ठाणे में और कल्याण में। और उसी तरह के कुछ चुनावी रिजल्ट हम नासिक में भी दे सकते हैं। नासिक में भी एमएनएस का काफी दबदबा है। तो राज ठाकरे ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अपनी चुनावी रणनीति अपनाई है, वो नरेंद्र मोदी को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने शिवसेना के खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए। अगर राज ठाकरे 2009 की तरह इस बार भी अपना चुनाव में अपनी वोट बटोरने में कामयाब होते हैं तो इसका जो खामियाजा है वो सिर्फ एनडीए को नहीं, सिर्फ शिवसेना को भुगतना पड़ सकता है। जी, कमलेश सुतार कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कल रैली हुई थी। नरेंद्र मोदी से उम्मीद की जा रही थी कि वो राज ठाकरे पर अपना रुख साफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विकास मिश्रा के पास चलते हैं। विकास, कांग्रेस एनसीपी को खोने जैसा बहुत है अगर इस बार वो हार जाते हैं, क्योंकि पिछली बार मुंबई की सभी सीटों पर कांग्रेस एनसीपी जीत पाई थी और 19 में से 12 सीटों पर 24 तारीख को जहां पर मतदान होगा 12 सीटें कांग्रेस एनसीपी जीती थी। कितना मुश्किल है उनके लिए? देखिए साहिल, जीतना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो 19 सीट हैं उसमें से जैसे आपने बताया 12 सीट जो है थी वो कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के पास थी, इसलिए पूरी से पूरी कोशिश है। गुरुदास कामत है, मिलिंद देवरा हैं, सुनील तटकर हैं, पीडब्ल्यू मिनिस्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में छगन भुजबल, ये सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अलावा 338 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने जो लक है उसका वो कर रहे हैं यहाँ पर, और ये सारे के सारे लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जीत हासिल करें, और कांग्रेस एनसीपी
के लिए ज़्यादा सारी चीज़ें दाव पर इसलिए लगी है कि 19 में से जो 12 सीटें थी वो उन पर विजय हुए थे और 6 की 6 जो मुंबई की सीट थी वो कांग्रेस और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने जीती थी। लेकिन जिस तरीके से पूरा मोदी फैक्टर यहाँ पर आया है और एमएनएस ने बीजेपी कैंडिडेट्स के सामने अपने जो कंटेस्टेंट है वो खड़े नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि पूरी एफर्ट्स करें। इसीलिए गुरुदास कामत की जो आखिरी दिन था और आखिरी घंटा था प्रचार का, वहां पर शरद पवार खुद आए उनके लिए प्रचार करने। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ज्यादा कोशिश की जा रही है कांग्रेस एनसीपी की तरफ से जो 12 सीट है बचाने के लिए। बिल्कुल, शरद पवार खुद आखिर तक प्रचार करते नजर आए। कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए शरद पवार यहां पर प्रचार कर रहे थे। कुल मिलाकर मुंबई में भी मोदी फैक्टर चुनाव प्रचार में काफी छाया रहा। फिर राज ठाकरे की रैली हो, शिवसेना की रैली हो या कांग्रेस एनसीपी की रैली हो, लेकिन उसके परे मुंबई के अपने कुछ और सवाल है, मुंबई के युवाओं के अपने कुछ और सवाल है। और हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग इलाकों में जाकर यह जानने की कोशिश की कि मुंबईकर इस बार किन मुद्दों पर वोट डाल सकता है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है। कहने के लिए इस शहर के पास हाईवे हैं, ओवरब्रिज हैं, लोकल ट्रेन से लेकर मोनो रेल की सुविधा है। हाल ही में चेंबूर को सांता क्रूज से जोड़ने वाला ओवरब्रिज मिला है। फिर भी मुंबई के आम आदमी की जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं हुई है। मेट्रो लाई है आपने, मोनो रेल लाई, मेट्रो 2 आने वाली है, मेट्रो 3 आने वाली है, लेकिन जो मूलभूत है, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेजेस चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। मुंबई की 42% से भी ज़्यादा जनता स्लम्स में रहती है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई में पाया जाता है और यहाँ पर हर उम्मीदवार को चुनाव के पहले याद आती है तो स्लम्स में रहने वाले लोगों की। लेकिन आज हम उनकी नब्ज को टटोलने वाले हैं कि आखिर वो क्या कुछ चाहते हैं आने वाली सरकार से, आगे आने वाले चुनाव में किन मुद्दों पर वो वोट देना चाहते हैं और क्या चाहते हैं। लोग एक बार जो वोटिंग में जीत के जाते हैं वो दोबारा यहाँ पे मुँह दिखाने को 5 साल के बाद ही आते हैं। जो चाहिए वो हम लोग को मिलता नहीं। SRA का स्कीम आता है, उसमें हमें जो अभी हम लोग 1+1 करके रह सकते हैं, हम लोग अभी फैमिली बढ़ रहा है, तो SRA की स्कीम में हम लोग उतना नहीं मिलने वाला है। पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, तो स्कॉलरशिप मिले तो अच्छी बात है और कोई बच्चे नहीं पढ़ पाते इसी वजह से, और हमें आने जाने के लिए सुरक्षा भी चाहिए। दूसरी तरफ है शहर का पढ़ा लिखा युवा वर्ग, जिसके पास भी शिकायतों की लंबी फहरिस्त है। मुंबई के जो लड़के लड़कियां हैं वो इस वोटिंग के बारे में क्या सोचते हैं, हम इनसे बात करेंगे। पहले तो सबकी सुरक्षा, इक्वालिटी इज मस्ट एंड ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स, और तो हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। आप मुझे बताइए, एक महिला हो आप, फर्स्ट टाइम वोटर हो, क्या चाहती हो आप, कौन से मुद्दे पर वोट करना चाहोगी? मैं चाहूँगी कि इस बार की जो भी सरकार आए वो हमारे लिए कुछ करे, हमारी सेफ्टी के लिए कुछ करे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम रात को जब हम जॉब पे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कितनी ईव टीजर्स होते हैं, कितना मतलब वी डोंट फील सेफ राइट नाउ। द थिंग इज कि अगर हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, हमें ये डर होता है कि हम घर सेफली पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। मुंबई के सबसे अमीर लोकसभा क्षेत्र में भी परेशानियों का अंबार है, लेकिन साउथ मुंबई की एक दूसरी दिक्कत भी है। यहाँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वोटर रहते हैं, पर मतदान बहुत कम होता है। एक तो इस एरिया में मैं पर्सनली समझता हूँ कि काफी ओल्ड एज के लोग रहते हैं, वो थोड़ा सा नहीं जाते, या फिर इतनी एलाइट क्लास है वो सोचते हैं कि शायद ये जो लोकसभा के इलेक्शन है जिसमें हमारे मिलन देवरे और ABP और हमारे BJP और हमारे इनके खड़े हुए अपना शिवसेना वाले, ये लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा, इट इज नॉट गोइंग टू बी टू मच बेनिफिट फॉर अस। मतदान बढ़ाने के लिए रेजिडेंट एसोसिएशन इलाके में जगह जगह पोस्टर लगाकर लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये सारे सोसाइटी में दिया गया है और कफ परेड, कोलाबा, मरीन ड्राइव, D रोड, ये सब जगह में, मलाबार हिल में जरूर, और तारदेव, हाजी अली, सारा जगह में ये फैला हुआ है। और तो और लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई दुकानदारों ने स्कीम भी शुरू की है। जो आदमी वोट दे के आएगा उसको 24 तारीख के दिन जो अपना उंगली दिखाएगा निशान किया हुआ, तो उसको हम 10 से 15% लेबर चार्ज में उसको डिस्काउंट देंगे। दक्षिण मुंबई वैसे तो बेहद पॉश है, लेकिन यहाँ की दिक्कतें बाकी मुंबई की तरह हैं। यहाँ पुरानी इमारतों और चौल में रहने वाले क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम चाहते हैं ताकि वो बेहतर घरों में रह सकें। देखना होगा कि 24 तारीख को क्या दक्षिण मुंबई के मतदाता अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़कर घर से बाहर निकलेंगे। वीरेंद्र सिंह गुनावत और मुनीश पांडे के साथ अमृता शेट्टी, मुंबई आज तक। इस बार चुनाव प्रचार पर रैलियों के साथ साथ सोशल मीडिया का भी काफी प्रभाव रहा। कई उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर मैसेजेस भेजने के लिए
खास तैयारी कर रखी थी। आइए देखते हैं कि सोशल मीडिया ने किस तरीके से चुनाव प्रचार को एक नया रूप दिया। रैली, रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन के अलावा इस बार उम्मीदवारों के लिए सोशल मीडिया भी प्रचार का एक अहम हिस्सा बन गया है। युवाओं में सोशल मीडिया की लोकप्रियता के चलते नेताओं के लिए युवाओं तक पहुंचने के लिए ये एक बढ़िया प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। नेता खुद जब कड़ी धूप में कैंपेन के लिए निकले होते हैं तो उनकी ऑनलाइन टीम उनके ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट को मैनेज कर रही होती है। कई नेता टीम के भरोसे ना होकर खुद ही ट्वीट करने का दावा करते हैं। I tweet myself. I don't outsource that to anyone, and I check the responses myself, and I respond to as many people as possible myself. It's tough during the election time. Otherwise, I'm fairly regular, I would say. सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में करीब 3 करोड़ 30 लाख ट्विटर यूजर्स और 9 करोड़ 30 लाख फेसबुक यूजर्स तक पहुंच पाना किसी चुनौती से कम नहीं है, पर ऐसी कोशिश गेम चेंजर हो सकती है। 2014 के चुनाव में अभी तक चुनाव पर करीब 2 करोड़ ट्वीट्स हो चुके हैं। I think there's a significant role that social media has ought to play this election, largely because it's for the first time social media is going to be experimented with by politicians on a large scale. All this while they've been shy, thinking it's a toy, not a tool. But it's really interesting to see how significant, significantly the campaign managers have taken to this as an instrument of reach and influence. इस बैक ऑफिस में कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त के सोशल मीडिया कैंपेन पर काम हो रहा है। प्रिया दत्त की वॉल पर ये टीम पल पल का अपडेट डाल रही है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगभग 1 लाख नए वोटर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, नॉर्थ सेंट्रल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पर प्रिया दत्त जी कांग्रेस की उम्मीदवार है। और यहाँ पर हमने जो प्रिया दत्त जी के लिए वेबसाइट बनाया है, उसके अलावा प्रिया दत्त जी व्हाट्सएप पे है, ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, उनका फेसबुक का पेज है, उनका पर्सनल पेज है। जो कार्यक्रम वो करते हैं, जो मीटिंग वो अटेंड करते हैं, वो सब प्रिया दत्त के फेसबुक पर आता है, उनके वेबसाइट पर आता है। एक अनुमान के मुताबिक इस चुनाव में डिजिटल मीडिया कैंपेन पर 500 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। कांग्रेस के शशि थरूर ट्वीट यूज करने वाले सबसे पहले नेताओं में से एक थे, पर उनकी पार्टी को सोशल मीडिया की अहमियत काफी देर से समझ में आई। ट्विटर पर सबसे ज्यादा सक्रिय है बीजेपी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। बराक ओबामा की कैंपेन और सफलता को देखकर भारतीय नेता भी एक चीज तो समझ गए, फेसबुक और ट्विटर ऐसी चीजें हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या ये सारा शोर शराबा एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स दिला सकता है? इस पर हमारी कड़ी नजर रहेगी। रोहित खिलनानी, मुंबई, आज तक।